एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए हमारी ग्रेजुएशन यूनिट्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें से 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। वो 4 यूनिट कौन सी थी? सेरिकल्चर, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज़, बोन एंड कार्टिलेज एंड अप्लाइड जूलॉजी, जिनके MCQ भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हमारी 5th यूनिट है ग्रेजुएशन की एक्वेटिक बायोलॉजी। ठीक है, एक्वेटिक बायोलॉजी के अंदर एक्वेटिक बायोलॉजी जो यूनिट है उसके अंदर 4 सब टॉपिक्स दिए गए हैं: एक्वेटिक बायोम, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेरीन बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स। इनमें से हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है? एक्वेटिक बायोम में कंप्लीट करा चुकी हूँ, मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक रिसोर्स में कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी के अंदर हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ मेरीन बायोलॉजी लिख के दे दिया, ये नहीं बताया कि उसके अंदर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सैलिनिटी एंड डेंसिटी पढ़नी है आपको, सी वाटर की, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पढ़ना है, सी डीप सी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके की अडेप्टेशंस देखने को मिलती है, ये आपको पढ़ना है। कोरल रीफ एंड सीवीड्स पढ़ना है। कोरल रीफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको है ना दोनों जगह रेफर कीजिएगा। ठीक है, हमारे उस टॉपिक के लिए जो कोरल रीफ था वही यहाँ पर दोबारा आपको पढ़ना है, तो मैं 2 बार नहीं कराऊंगी, वो ही वाला कोरल रीफ वाला लेक्चर आप देख लीजिए। जो मेरीन बायोलॉजी होती है वो होती क्या है? तो जब है ना हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं मेरीन लाइफ की, जितने भी ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स हमारे सी में हमें देखने को मिलते हैं, मेरीन लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं, जब आप उनकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेरीन बायोलॉजी बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा जो साइंस है उसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे यूनिट्स है, उसी तरीके से मेरीन बायोलॉजी एक पूरी ब्रांच है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री होता है वो पूरी एक ब्रांच होती है। बायोलॉजी होती है, उसके अंदर आप मेरीन लाइफ की स्टडी करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे सी के अंदर देखने को मिलते हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब हमारे मेरीन इकोसिस्टम के अंदर आता कौन कौन है? तो आपको पता है जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जिस प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं, हमारे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अर्थ का 71% पार्ट है वो किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। ठीक है, और पानी में जो मैक्सिमम 97% पार्ट है वो क्या है? हमारा मेरीन वाटर है। हमारा जो फ्रेश वाटर है वो 2 से 3% ही है, लेकिन जो मैक्सिमम पानी है वो क्या है? मेरीन वाटर है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो कितना कवर्ड है पानी से? 71%। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा सैलिनिटी होता है सी वाटर के अंदर, अगर आप सैलिनिटी चेक करोगे ना तो वो कितनी होती है? एवरेज की बात हो रही है, तो एवरेज सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी 35 पार्ट्स पर 1000 ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये 35 पार्ट्स पर 1000 ऑफ वाटर क्या है? एवरेज सैलिनिटी है। ठीक है, क्योंकि कोई कोई मेरीन वाटर बॉडी होती है जिसकी सैलिनिटी बहुत हाई होती है, कोई होता है बहुत लो होती है, किसी की मॉडरेट होती है। ठीक है, तो लेकिन जब अगर हम सारे के सारे सी का अगर एक एवरेज निकालना चाहे तो एवरेज कितना है? 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक हमें आज करना है वो है सैलिनिटी एंड डेंसिटी ऑफ सी वाटर। ठीक है, तो सैलिनिटी क्या होती है? तो सैलिनिटी का मतलब होता है पानी में कितना नमक घुला हुआ है। और यहाँ पे नमक का मतलब वो वाला नमक नहीं है जो आपके घर पे टेबल सॉल्ट यूज होता है, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है, सारे सॉल्ट्स की बात हो रही है। सिर्फ सोडियम क्लोराइड की बात नहीं हो रही है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि हर एक टाइप का जो सॉल्ट पानी में घुला हुआ है उसके अमाउंट को जब हम मेजर करते हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? सैलिनिटी बुलाते हैं। तो सैलिनिटी हम कैसे चेक करते हैं? जैसे कि आपने है ना 1 किलोग्राम लिया, यानी कि एक तरीके से आपने 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर कितना ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है, इसको जब हम मेजर करते हैं तो ये क्या कहलाता है? सैलिनिटी कहलाता है। मैंने आपको बताया कि जो मोस्टली सी वाटर है उनकी सैलिनिटी जो रेंज करती है वो 30 to 38 ग्राम पर केजी के बीच में रेंज करती है। और एवरेज हम क्या मानते हैं? एवरेज हम मानते हैं कि 35 ग्राम पर केजी जो है वो हमारा एवरेज है। उसके बाद है ना आपसे बहुत बार जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि ऐसी बॉडी का नाम बताइए जिसके अंदर है ना सैलिनिटी बहुत ज़्यादा हाई है, 35 नहीं है, वहाँ पे 342 ग्राम पर केजी है। देख रहे हो डिफरेंस कितना हाई है। ठीक है, तो कहाँ की होती है सैलिनिटी? सबसे मतलब इसकी सैलिनिटी 342 ग्राम है। कहाँ की है ये? डेड सी की। ठीक है, आपको पता है अगर मैं आपको है ना डेड सी के अंदर डाल दूंगी आप डूबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है ना जो नमक की सैलिनिटी है वो इतनी हाई है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर लोग डूबते नहीं है, वो फ्लोट करते रहते हैं, और कोई एक्वेटिक लाइफ आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई सैलिनिटी में कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? डेड सी रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? कभी कभी जीके में आपसे ये पूछ लिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जो इजराइल और जॉर्डन का बॉर्डर है उनके बीच में लोकेटेड है हमारा डेड सी। इसकी जो सैलिनिटी है वो कितनी है? 342 ग्राम पर केजी है। ठीक है, हमारे जीके की बुक्स में भी मेंशन होती है ये वाली बात। नेक्स्ट है हमारे
सी के अंदर कौन कौन से सॉल्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट देखने को मिलता है, कैल्शियम सल्फेट देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे जो सॉल्ट होते हैं ये हमारे सी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जो मोस्टली सोडियम और क्लोराइड होते हैं, ठीक है, Na और Cl जो है वो है ना बहुत देर तक, वेरी लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड है इनका। लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड का मतलब है ये बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको क्या देखेंगे, पानी के अंदर ही घुले हुए दिखाई देंगे। और जो कैल्शियम होता है वो बहुत ही जल्दी प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप है ना किसी चीज़ को प्रेसिपिटेट करने की कोशिश कर रहे हो, अलग निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट करना बोलते हैं, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में है ना प्रेसिपिटेट रिएक्शंस भी की होंगी, ठीक है। तो सोडियम और क्लोराइड जो होते हैं उनका जो रेजिडेंस पीरियड होता है वो बहुत हाई होता है, कैल्शियम का बहुत लो होता है, वो ईजिली प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो हमारे फ्रेश वाटर बॉडी होते हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। तो लो सैलिनिटी देखने को मिलती है, बहुत ही कम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको आराम से पीने के लिए यूज़ कर पाते हैं उस पानी को, ठीक है। जो हमारी एस्चुरी होती है, ठीक है, हमारी नदी का मुहाना होता है, ठीक है। जब हमारी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हमारे सी में जाके गिर रही होती है, वहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही होती है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर की आपस में मिक्सिंग हो रही होती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, एस्चुरी बुलाते हैं, ठीक है। जो मैं आपको एक्वेटिक बायोम के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। तो एस्चुरी जो होती है उनके अंदर हमें मॉडरेट सैलिनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर आपस में मिक्स कर रहे हैं, इंटर मिक्सिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो सैलिनिटी होगी उसका लेवल क्या होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे मेरीन वाटर बॉडी जिनके अंदर बहुत ही हाई सैलिनिटी होती है। एवरेज सैलिनिटी कितनी है, 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। हाई सैलिनिटी की वजह से क्या होता है, इतनी ज़्यादा सैलिनिटी है कुछ जगह पे तो कि लोग है ना डूबते नहीं है, फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेड सी का एग्जांपल बताया, उसके अंदर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे, इंसान को डालोगे, तो क्या होगा, वो डूबेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा, क्योंकि नमक का कंटेंट इतना हाई है, ठीक है। उसके बाद है ना रेड सी जो है वो भी बहुत सलाइन है, 40 पार्ट्स पर 1000 है, लेकिन ये एक ओपन सी है, ठीक है। ओपन सी की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सलाइन कौन है, रेड सी है। डेड सी जो है वो एक ओपन सी का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो डेड सी की सैलिनिटी कितनी है हमारी, 342 है, बहुत हाई है। रेड सी की मोस्टली जहाँ पे सबकी रेंज कर रही है 35 टू 38, इसकी कितनी है, 40 पार्ट्स पर 1000, किसकी, रेड सी की बात हो रही है, ठीक है। हमारे सेलिन वाटर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिल सकता है, सोडियम देखने को मिल सकता है, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, सल्फर होगा। ये सारे के सारे सॉल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे सेलिन वाटर में, जिनको है ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अपने लिए यूज़ भी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेलिनिटी होती है वो किसको इफेक्ट डालती है, हमारे एनिमल के रेस्पिरेशन रेट को हाई करती है। अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा देर पानी में रहने के लिए बोल दूँ तो आप है ना आपको प्रॉब्लम होने लगी, ब्रीदिंग करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मैं मानती हूँ कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो इस तरीके से अडेप्टेड होते हैं कि उनको तो पानी में रहना पसंद होता है, लेकिन बहुत हाई सैलिनिटी उन्हें पसंद नहीं होती है। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, आप देखोगे बहुत सारे एनिमल्स के अंदर आपको ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि वो अपने अंदर की सैलिनिटी के लेवल को मेंटेन करते हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा सैलिनिटी हो रही है ना बाहर, तो अंदर उनके सेल्स के अंदर इतनी ज़्यादा सैलिनिटी का लेवल वो इंक्रीज नहीं होने देते, तो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर से सॉल्ट को बाहर फेंक रहे होते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। जब आप मेंटेन कर रहे हो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे सी में जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बहुत सारे एनिमल्स यूज़ करते हैं। तो आपको पता है जो हमारे मॉलिस्क होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, वो अपनी शेल्स बनाने के लिए, पर्ल्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने आपको कोरल्स के बारे में पढ़ाया था, कोरल्स क्या होते हैं, प्लांट्स नहीं होते हैं, एनिमल्स होते हैं, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये जब कॉलोनीज में रह रहे होते हैं तो इन सबको आपस में बाइंड करके कॉलोनीज फॉर्मेशन में कौन मदद कर रहा होता है, इनकी बाइंडिंग कैसे हुई रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से इनकी बाइंडिंग हुई रहती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एनिमल्स उसको यूज़ करते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे सी सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है। सी के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है उसमें से एक सॉल्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बहुत सारे एनिमल्स अपने लिए यूज़ करते हैं। कोरल्स उनमें से एक है। कोरल की फैमिली आपसे पूछी जा सकती है, तो किस फैमिली से बिलोंग करता है, निडेरिया फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। एक प्लांट नहीं है, एनिमल है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करता है। उसके बाद आता है डेंसिटी क्या होती है, सी की डेंसिटी क्या होती है। तो सबसे पहले डेंसिटी का मतलब होता है कितने टाइटली आपने किसी चीज़ को पैक किया है, ठीक है। एक छोटी सी जगह पे आपने कितने टाइटली चीज़ों को पैक किया है, ये क्या बताता है, उसकी डेंसिटी के बारे में बताता है। जैसे आप है ना केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज होती है उसमें से सबसे हाई डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की होती है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है टुगेदर, ठीक है। उसके अलावा आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मास
अपॉन में वॉल्यूम क्या कहलाता है, हमारे डेंसिटी कहलाता है। ठीक है, जब आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाती है, डेंसिटी मिल जाती है। ठीक है, तो जो सी वाटर होता है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा डेंस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट घुले हुए हैं। ठीक है, तो जो सी वाटर होता है वो डेंस होता है एज कम्पेयर टू हमारे फ्रेश वाटर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा नमक घुला हुआ है। ठीक है, डेंसिटी है ना, ये डिटरमाइन करती है कि कोई चीज़ डूब जाएगी या फिर फ्लोट करेगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेड सी की जो सैलिनिटी है वो बहुत हाई है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या करती है, फ्लोट करती है, सिंक नहीं करती है। अगर किसी की सैलिनिटी बहुत कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आराम से कोई भी चीज़ डूब जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी ये डिटरमाइन करती है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक कर जाएगा। ठीक है, अब डेड सी के अंदर क्या होता है, लोग फ्लोट करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसका 1 लीटर पानी ले रहे हो तो उसमें 342 ग्राम आपको क्या मिलेगा, नमक मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर आप सी वाटर के सरफेस की डेंसिटी की बात कर रहे हो ना, एवरेज की बात कर रहे हो, तो वो कितनी होती है, 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारी एवरेज डेंसिटी है। जैसे मैंने आपको अभी सैलिनिटी बताई थी, एवरेज सैलिनिटी कितनी थी, 35 पार्ट्स पर 1000। ठीक है, उसके बाद है ना, सी वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जमने का जो पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यानी कि अगर किसी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। तो ये कितनी डिग्री पे फ्रीज करता है हमारा मेरीन वाटर, -2 डिग्री सेल्सियस पे। -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, फ्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा जो वाटर का अपर सरफेस होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सनलाइट पहुंच रही होती है, तो वो मोस्टली गर्म रहता है, और जो गर्म पानी होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, उसके बाद है ना, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है डेंसिटी के ऊपर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, और सैलिनिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ही कम डेंसिटी होगी। ठीक है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, अगर आपने है ना 100 डिग्री पे रखा है, 150 डिग्री पे रखा है, तो उसके अंदर है ना डेंसिटी कम होगी। जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेशर। जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होगा उतनी हाई डेंसिटी होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद आती है हमारी सैलिनिटी। तो सैलिनिटी के अंदर क्या होगा, जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है उतनी हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा कोई बॉडी सैलाइन होगी उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सैलिनिटी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है, टेम्परेचर इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम हो जाएगी। प्रेशर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन में है, सैलिनिटी जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, तो जब आप है ना अपने ओशन को देखोगे तो ये वाला जो हमारा एरिया होता है, हमारे कॉन्टिनेंट का जो वो वाला पार्ट होता है जो सबमर्ज रहता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट का वो वाला पार्ट जो पानी के अंदर सबमर्ज रहता है। ठीक है, शोरलाइन से लेके कॉन्टिनेंटल स्लोप तक का जो एरिया है, यानी कि जहाँ से आपकी शोरलाइन शुरू हो रही है वहाँ से लेके कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ तक है उसके बीच में जो एरिया सबमर्ज रहता है उसे हम क्या बुलाते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बुलाते हैं। और आप अच्छे से समझ पाओ उसके लिए मैंने ये डायग्राम आपके लिए यहाँ पे रखा है। तो जहाँ से देखो हमारी शोरलाइन स्टार्ट हुई, वहाँ से लेके जहाँ से हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हुआ वहाँ तक के बीच का जो सबमर्ज एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, कॉन्टिनेंटल राइज आता है, और फिर हमारा पूरा ओशियन आ जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है वो ऐसा पोर्शन होता है कॉन्टिनेंट का जो क्या होता है, सबमर्ज रहता है पानी के अंदर, और ये शैलो वाटर है। यहाँ पे ना आपको बहुत सारा डीप एरिया तो नहीं देखने को मिल रहा है ना, जैसे ओशन बहुत डीप होता है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया कैसा होता है, शैलो वाटर होता है यहाँ पे, यानी कि बहुत गहरा पानी आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कम पानी होता है एज कम्पेयर टू ओशियन के अंदर जितनी गहराई होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में उतनी गहराई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे है ना, जहाँ पे स्लोप स्टार्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ जिस एरिया पे स्लोप स्टार्ट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। और ये जो डेप्थ है, हमारे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो डेप्थ है वो कितने से कितने के बीच में रेंज करती है, मोस्टली 150 टू 200 मीटर ही डेप्थ होती है इसकी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमारा जो ओशियन होता है वो तो 6000 मीटर से भी गहरा हो सकता है, लेकिन आपका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होगा उसकी डेप्थ कितनी रहेगी, सिर्फ 150 से 200 मीटर। और अगर आप चौड़ाई की बात कर रहे हैं, विड्थ की बात कर रहे हैं, तो वो कितनी होगी, अराउंड 80 किलोमीटर उसकी विड्थ हो सकती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर है ना बहुत सारे सेडिमेंट्स रहता है, रिवर से आके बाकी एरिया से आके यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स जमा हो रहे होते हैं, और इसलिए है ना बहुत बार हमें यहाँ से क्या मिलता है, बहुत सारे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक और देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर होता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको बहुत सारे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक और देखने को मिलेंगे। जो हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ का स्लोप होता है वो काफ़ी लो होता है, बहुत हाई नहीं होता है, बहुत लो ही होता है। ठीक है,
कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। और इसके अंदर है ना बहुत सारा फ्लोरा एंड फोना आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट पेनिट्रेशन एरिया है, यहाँ पे बहुत आराम से सनलाइट पहुँचती है, ठीक है, सनलाइट रिच एरिया। तो हमें कौन कौन से फ्लोरा एंड फोना यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फिशेस देखने को मिलेगी, जू प्लैंक्टन्स देखने को मिलेंगे, रेड, ग्रीन, ब्राउन एल्गी, ठीक है, सीवीड्स, निडेरिया, जेलीफिश, मोलिस्का। और आपको पता है ना जेलीफिश जो होती है वो पाइसिस फैमिली से बिलोंग नहीं करती, वो निडेरिया फैमिली से ही बिलोंग करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो था हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशंस इन डीप सी ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है हमारा जो सी है उसके अंदर हमारा एक पेलेजिक जोन होता है और एक कौन सा होता है, बेंथिक जोन होता है। तो बेंथिक जोन जो होता है वो हमारे ओशन का डीपर पार्ट होता है, ठीक है, उसका जो बेड वाला पोर्शन है, बॉटम वाला पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंथिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो डीप सी हम किसे कहते हैं, जो लाइटलेस सी बॉटम होता है डीप सी का, उसे हम क्या बोलते हैं, डीप सी बोलते हैं, जो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होता है। तो आप है ना लिटरल जोन की जो लोअर लिमिट है उससे लेके ओशन फ्लोर तक की लेंथ तक अगर नीचे जा रहे हो तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप डीप सी की बात कर रहे हो। तो बेंथिक डिवीजन आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बेथाइल रीजन होगा वो 200 से 400 मीटर की डेप्थ पे होगा, एप्सियल 4000 से 6000 मीटर, और हेडल वाला जो एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे ना बहुत ही अंधेरा, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा जहाँ पे देखने को मिलेगा, वो क्या होता है 6000 मीटर और उससे भी नीचे तक हो सकता है, ठीक है। ये हमारे सी का बेंथिक डिवीजन है। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर किस किस तरीके की अडेप्टेशन हमें देखने को मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो डीप सी के क्रिएचर्स होते हैं हम, वो होते कौन है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो हमारा फोटिक जोन होता है जहाँ तक लाइट पहुँचती है उसके नीचे वाले एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, डीप सी क्रिएचर बुलाते हैं। डीप सी क्रिएचर्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में रह रहे होते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे लाइट ही नहीं पहुँचेगी, बहुत तेज़ पानी का प्रेशर होता है, हाई प्रेशर उनको रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो लेवल होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होगा वो कंपैरेटिवली लो होता है, ठीक है। लाइट या तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर होगी तो बहुत कम होगी, ऊपर के कुछ रीजन में तो होगी, लेकिन जैसे जैसे आप तली में जाते रहेंगे, समुद्र की तली में जाते रहेंगे, वैसे वैसे लाइट जो है एकदम गायब हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, बहुत ही ठंडा पानी होता है, एक्सट्रीमली ठंडा पानी होता है। तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो रहेगा, प्रेशर, पानी का प्रेशर बहुत तेज़ रहेगा, सैलिनिटी का लेवल बढ़ता रहता है, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रही तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो जो फूड सप्लाई है वो बहुत ही लो रहती है। ऊपर की लेयर से जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल आ रहा होगा ना उसको ही फीड करते हैं, या फिर जो डीप सी के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर वाले रीजन में जाके फीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन उनको देखनी होती है जो हमें डीप सी के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है डीप सी के अंदर कैसी कैसी स्पीसीज देखने को मिलती है। तो आपको वहाँ पे सीवीड्स देखने को मिलेंगे, ऑयस्टर देखने को मिलेगा। ऑयस्टर आपको पता है ना, उससे हमें क्या मिलता है, पर्ल्स मिलते हैं, ठीक है। मोती जो होता है वो हमें किससे मिलते हैं, ऑयस्टर से मिलते हैं। आपको स्टारफिश देखने को मिलेगी, जेलीफिश देखने को मिलेगी, ऑक्टोपस देखने को मिलेगा डीप सी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ये सारी की सारी फैमिली, मॉलस्का, फिशेज, सारी फैमिली के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे डीप सी ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशंस की। तो ये जो डीप सी में ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, किस किस तरीके की कंडीशन देखेंगे ये तो हमने देख लिया। तो आपको पता है बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस वहाँ पे रहने वाली है, बहुत तेज़ पानी का प्रेशर रहेगा, सैलिनिटी बहुत हाई रहेगी, खाना बहुत कम रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को उन्हें फेस करना है, तो उसके लिए अंदर कैसी कैसी अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनके अंदर ल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होगी। तो बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, आपने रात में कभी देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं जुगनू। तो जुगनू क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर है ना लाइट एमिट करता है, ठीक है, अंधेरे में चमक रहा होता है। तो ऐसे ही है ना बहुत सारे डीप सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है। तो आपको पता है कि जो हमारा बेंथिक रीजन है उसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो अंधेरे में है ना उसको किसकी प्रॉपर्टी मिली है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि वो है ना लाइट एमिट कर सकता है, जो उसकी किस में हेल्प करती है, अपने प्रे को कैच करने में हेल्प करती है, ठीक है, उसको मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होती है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो हमारे डीप सी में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना वर्टिकल माइग्रेशन देखने को मिलेगा आपको फिश का। वर्टिकल माइग्रेशन का मतलब होता है जब है ना कोई फिश है वो डीप सी में रह रही है और उसके लिए ना खाने की बहुत कमी होती है, तो क्या करती है रात के टाइम पे ना ऊपर वाले जोन्स में जाती है, फोर्टिक जोन में जाती है, और वहाँ पर जो खाना अवेलेबल है उसको खा लेती है, और इस माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डीप सी में रह रहे हैं। जब हमने पहले भी आपको डीप सी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि इतना अंधेरा है तो ऑलरेडी नेचर ने क्या किया, उनको आंखें ही नहीं दी है, बहुत सारों को आंखें दी ही नहीं है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होंगे उनके अंदर है ना आइज़ जो होती है वो टोटली एब्सेंट रहती है,
पर सारों में नहीं होगा ऐसा, बहुत सारों में होगा, लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। खाने की बहुत ज़्यादा कमी है क्योंकि यहाँ पे ना फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो मोस्टली एनिमल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को खा रहे होते हैं। तो उनकी फूड हैबिट कैसी है, कार्निवोर हो सकते हैं, ओमनिवोर हो सकते हैं, और इवन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे भी फीड कर रहे होते हैं। ऊपर का जो मैंने आपको बताया था ना, ऊपर के जो रीजन्स है वहाँ से जो डेड एंड डिकेइंग फूड आ रहा होगा उस पर भी फीड कर रहे होते हैं, और कभी कभी खाना खाने के लिए ऊपर भी माइग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी फूड हैबिट होती है वो मोस्टली क्या होती है, कार्निवोर और ओमनिवोर होते हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रे करके खा रहे होते हैं, एक दूसरे का शिकार कर रहे होते हैं, ऊपर से जो खाना गिर रहा है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल गिर रहा है, उनको खा रहे होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा सेलिनिटी हाई है। मैंने आपको बताया कि जो डीप सी ऑर्गेनिजम्स है वहाँ पर क्या होगा, सेलिनिटी का लेवल बहुत हाई होता है, तो उनके अंदर है ना ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट है जो उनकी किस में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जब आप अपनी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं। अगर बाहर बहुत ज़्यादा नमक है, मैं अपनी सेल्स के अंदर, अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर नमक को बहुत ज़्यादा एंटर नहीं करने दूँ, और अगर वो एंटर कर रहा है तो उसको है ना मैं बाहर एक्सपेल करती रहूँ। ऐसी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो अपना ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। फ्लोटेशन और बॉयंसी उनके पास है। फ्लोटेशन तो चाहिए ही चाहिए, अब आपको पानी में सर्वाइव करना है, हाई प्रेशर में सर्वाइव करना है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, फ्लोट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास फ्लोटेशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद है ना यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए उनके पास है ना फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। तो फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर रहा होता है। डीप सी ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा है ना कुछ तो होंगे जो ब्लाइंड होंगे, लेकिन कुछ होंगे जिनकी आंखें ना बहुत बड़ी होगी, और उनके अंदर आपको पता है हमारी आइज के अंदर है ना दो टाइप की सेल होती है, एक होती है रोड सेल्स और एक होती है कोन सेल्स। तो यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे उनके अंदर आपको ज़्यादा सेल्स देखने को मिलेगी, कौन सी, रोड सेल्स, ठीक है। तो रोड सेल्स की जो नंबर है वो बहुत हाई रहेगा, ठीक है। कुछ एनिमल्स आपको यहाँ पे ऐसे मिलेगा जिनके अंदर कैसी आइज है, टेलीस्कोपिक आई कहते हैं हम उसको, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक, कुछ तो ब्लाइंड होंगे, कुछ के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और बहुत सारी रोड्स होंगी, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर टेलीस्कोपिक आई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो डीप सी की फिशेज होती है ना, आपको पता है फिशेज के अंदर है ना ब्लैडर प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो फिश रहती है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर आने वाला है, ठीक है। तो वो कोलैप्स ना कर जाए, तो इसके जो एयर ब्लैडर होता है उनके अंदर कैविटी नहीं होती, लिपिड्स भरे रहते हैं, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना। डीप सी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो फिशेज है, उनके जो एयर ब्लैडर होते हैं वो खाली नहीं होते, उनके अंदर लिपिड्स भरा रहता है ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ना उनकी जो सेंसेस होती है वो बहुत हाई होती हैं, ठीक है। और जो फ्लैश एंड बोन्स है, उनका जो पूरा का पूरा बोन का स्ट्रक्चर है, फ्लैश है, वो किससे बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है वो, ठीक है। ये थे हमारे डीप सी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे कैसे अडेप्टेशंस हमें देखने को मिलेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीवीड, ठीक है। तो सीवीड क्या होता है, सीवीड कुछ नहीं होता है, जो खारे पानी में रहने वाली एल्गी होती है, आपकी जो मेरीन एल्गी होती है उसका क्या नाम है, सीवीड है, ठीक है। तो जो सीवीड होती है वो बहुत छोटी भी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक भी होती है, और बहुत बड़ी भी होती है, और कभी कभी है ना इनसे इतनी बड़ी होती है कि इनसे मिलके क्या बना होता है, कैल्प फॉरेस्ट बना होता है। तो कैल्प जो होता है वो एक वेराइटी होती है, ठीक है, मेरीन एल्गी की, और वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, वो जहाँ पूरा ग्रो कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्प फॉरेस्ट बोल रहे हैं, पानी के अंदर ये ग्रो कर रहे होंगे। और ये तो हमें है ना 3 तरीके की एल्गी पढ़नी है, रोडोफाइटा जो रेड एल्गी है, क्लोरोफाइटा जो ग्रीन एल्गी है, और फियोफाइटा जो ब्राउन एल्गी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीवीड जो होते हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं साइज में, और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। सीवीड की स्पीसीज जो मैंने बताया, कैल्प एक स्पीसीज है, वो इतनी बड़ी होती है कि उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये क्या करती है, बहुत सारी फिशेज को और मैरीन स्पीसीज को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है, यानी कि वो इतना बड़ा जो फॉरेस्ट है उसके अंदर बहुत सारी फिशेज की आके वेराइटी रह रही होगी, मेरीन स्पीसीज वहाँ पे रह रही होगी, तो उनको है ना रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है। कौन, ये वाली वेराइटी, इस वेराइटी का नाम क्या है, कैल्प कहते हैं इसको, ठीक है। ये नाम याद रखना है आपको। उसके अलावा कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टोनिक एल्गा बोलते हैं, जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। तो हमारे अर्थ का जो 90% ऑक्सीजन है उसको मतलब कहाँ से मिलता है, वो हमें प्लैंक्टोनिक एल्गा जो फोटोसिंथेसिस करती है उसकी वजह से मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि कैल्प फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारी मेरीन स्पीसीज को रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जो प्लैंक्टोनिक एल्गा है वो क्या करती है, कार्बन को कैप्चर करती है, और कम से कम 90% जो ऑक्सीजन हमारी अर्थ पर अवेलेबल है वो किसकी वजह से है, प्लैंक्टोनिक एल्गे की वजह से है।
नेक्स्ट है सीवीड जो होते हैं, ये एल्गी है, और आपको पता है एल्गी की जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक बॉडी कहते हैं हम उसको, ठीक है। पूरा का पूरा उसमें ट्रू रूट्स, लीव्स, स्टेम्स ये सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो इसकी जो बॉडी होती है वो एक अलग टाइप होती है जिसको हम क्या बुलाते हैं, थैलस बुलाते हैं। जब आपने एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तब भी आपने थैलस लाइक बॉडी पढ़ी होती है, ठीक है। और बॉटनी में भी हमें क्या कराता है, एल्गी के बहुत सारे थैलस दिखाए जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टाइप देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्रू स्टेम नहीं होती, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली कैसा होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टाइप बोलते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी में क्या होता है, एक होल्ड फास्ट होता है। तो होल्ड फास्ट क्या होता है, इसकी बॉडी का जो सबसे बेसल पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं, जो इसकी अटैचमेंट में हेल्प करता है। यानी कि ये जहाँ पर भी रह रही होगी समुद्र में, तो इसको कोई तो अटैचमेंट चाहिए होगी ना, कहीं तो ये चिपक के रहेगी ना, तो अटैचमेंट में जो इसकी हेल्प करता है वो कौन होता है, होल्ड फास्ट होता है। और स्टाइप और ब्लेड को अगर हम साथ में मिला दें तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ड बोलते हैं। तो जब भी आप एल्गी की बॉडी को देखोगे तो आपको ये सब वर्ड सुनाई देंगे, स्टाइप, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड एंड थैलस, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी एल्गी के बॉडी पार्ट्स है। नेक्स्ट है, अब हमें जो तीनों फैमिली पढ़नी है, तो सबसे पहली फैमिली है हमारी क्लोरोफाइसी, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्रीन एल्गी। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रीन एल्गी का नाम क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइटा या समथिंग कुछ और, वो डाल सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए क्लोरो जो होता है वर्ड, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, वो किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए मोस्टली जो कलर रहता है प्लांट्स का वो क्या होता है, ग्रीन होता है। तो हमारी जो ग्रीन एल्गी होती है उसका नाम क्या है, क्लोरोफाइसी है। इसके अंदर जो पिगमेंट आपको प्रेजेंट रहता है, मोस्टली जो पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर यहाँ से किसी को बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है। और जो क्लोरोफाइसी की सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, मोस्टली सेलुलोज एंड पेक्टोज से मिलकर बनी हुई है। और ये अपना फूड जो है, अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, उसका जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है, स्टार्च। अब यहाँ से जो एक बार DSSB में पूछा गया वो है स्पेस एल्गी क्या होती है, ठीक है। तो स्पेस एल्गी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी एल्गी होती है क्लोरेला, ठीक है। तो क्लोरेला एल्गी जो होती है वो प्रोटीन्स के अंदर है ना बहुत रिच होती है, और जब लोग है ना स्पेस में जाते हैं तो वो इस एल्गी को अपने साथ कैरी करते हैं ताकि इसको वहाँ पे ना फूड की तरह खा सके, ठीक है। तो स्पेस एल्गी किसको कहते हैं, क्लोरेला एल्गी को कहते हैं। और ये किस फैमिली से बिलोंग करती है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी से बिलोंग करती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, चारा, कॉलेरेला, ठीक है। तो स्पाइरोगायरा क्या होती है, जो क्या करती है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू पार्ट्स में टूट जाती है और ग्रो करने लग जाती है। वॉल्वॉक्स क्या होती है, एक कॉलोनी की फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो वॉल्वॉक्स जो होती है हमें पता है कि वो कैसी वाली एल्गी है, कॉलोनी फॉर्मिंग एल्गी है, ठीक है। बहुत सारी कॉलोनीज बनाती है वॉल्वॉक्स। ये तो थी हमारी क्लोरोफाइसी, जहाँ से आपको पिगमेंट मालूम होना चाहिए, सेल वॉल मालूम होना चाहिए, स्टोर्ड फूड क्या है। और ग्रीन एल्गी की सबसे स्पेशल एल्गी कौन है, कॉलेरा एल्गी जो है, जिसको हम स्पेस एल्गी बुलाते हैं, और ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है फियोफाइसी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ब्राउन एल्गी बुलाते हैं। और इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो ए, अब यहाँ पे बी नहीं होता है, यहाँ पे होता है ए एंड सी, फ्यूकोजेंथनिन एंड जेंथोफिल। तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो होगा क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथनिन एंड जेंथोफिल। इसकी जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी, सेलुलोज और पेक्टोज से नहीं, सेलुलोज और एल्गिन से बनी होती है, ठीक है। और ये अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो फूड होता है वो क्या रहता है, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, ठीक है। और इसकी जो बहुत सारी स्पीसीज है ना, हमारी ब्राउन एल्गी की जो बहुत सारी स्पीसीज है, पॉरीफेरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, ठीक है, ये ऐसी स्पीसीज के अंदर आती है जो किस तरह यूज होती है, मेरीन एल्गी की ऐसी फॉर्म्स है ये जो किसकी तरह यूज होती है, खाने की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। फूड के लिए इनको हम यूज करते हैं। उसके अलावा आपको पता है इसकी जो सेल वॉल है वो है ना एल्गिन से बनी हुई है। तो इससे है ना एक सब्सटेंस हमें मिलता है जिसको हम एल्गिन कहते हैं, जो कमर्शियली यूज होता है, ठीक है। कमर्शियली यानी कि उसको बेचा जा सकता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन है, कैल्प, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस, ठीक है। तो आपको है ना इनके एग्जाम्पल्स भी ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि आपको है ना ऐसा बोला जा सकता है। और वो जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कैल्प फॉरेस्ट बन जाता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कैल्प जो फॉरेस्ट फॉर्मिंग एबिलिटी होती है जिसके अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा समुद्र के अंदर वो पूरा का पूरा अपना जंगल बना लेंगे, ठीक है। तो वो कौन सी एल्गी का एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रोडोफाइसी। अब देखो R फॉर रोडो, R फॉर रेड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो अगर वैसे आपको याद रखना मुश्किल हो। और C फॉर कॉलेरा, C फॉर फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, तो ग्रीन कलर, अगर आपको डायरेक्टली याद ना रहे, ठीक है। तो रोडोफाइसी जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट हो गए वो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी,
ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है फाइकोएरिथ्रिन, जिसकी वजह से ये रेड कलर इसके अंदर आ रहा होता है, ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, कौन किससे इसकी सेल वॉल बनी हुई है। इसका जो स्टोर फूड है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। इसका जो फूड है वो क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च है। उसके अलावा इससे भी हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम काराजीन बोलते हैं, वो भी कमर्शियली यूज़ होता है। और ब्राउन एल्गी से हमें एल्गिन मिलता है जो कमर्शियली यूज़ होता है। उसके अलावा आपने अगर जूलॉजी लैब में, बायोटेक्नोलॉजी लैब में काम किया है तो वहाँ पे है ना हमसे क्या बनाया जाता है, एक एगोरोज मिलता है हमें, अगार अगार जेल बनाते हैं हम, किस लिए, डीएनए की मूवमेंट के लिए। तो वो जो अगार होती है जिससे हम जेल बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमें किससे मिलती है, रेड एल्गी से मिलती है। रेड एल्गी की जो वैरायटी है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, यानी कि जो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, इनसे हमें क्या मिलता है, अगार अगार मिलता है। और जो किस में हेल्प करता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो आइसक्रीम और जेली बनाने में भी यूज़ होता है। और हमारी लैब में अगर बात की जाए तो डीएनए की मूवमेंट हम किस में कराते हैं, एगोरोज जेल में कराते हैं, वो भी हम इसी से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, ठीक है, कौन सी एल्गी की फैमिली है, रेड एल्गी की फैमिली है, और इनसे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, अगार अगार मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है, पॉलीसिफोनिया, पॉरीफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ठीक है। ये थी हमारी रेड एल्गी। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उससे इसके बाद हमारी है ना फ्रेश वाटर बायोलॉजी का एक सब टॉपिक बच गया है, उसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी 5 यूनिट जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।